हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी मूल्यांकन कार्यपत्रक 1, मतलब आपकी असेसमेंट वर्कशीट, जिसके बेसिस पे आपके मार्क्स लगने हैं। ठीक है, तो आपकी सब्जेक्ट गणित की ये वर्कशीट होगी क्लास 9th के लिए। हमारी डेट 27 जुलाई के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वर्कशीट में करना क्या होगा, आपको कुछ प्रश्न दिए हैं जिसके अंदर हर एक प्रश्न में 4 विकल्प दिए होंगे। उन विकल्प में से आपको जो सही है वो उसमें आपको पेन या पेंसिल से टिक लगाना है, भरना है उसको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। एक बात का ध्यान रखना है, आपका होमवर्क वाली वर्कशीट अलग है, ये आपकी असेसमेंट वर्कशीट है जिसके आधार पर आपके नंबर लगने हैं। जैसा कि आपको पता है पिछले साल को एग्जाम नहीं हुए थे, तो ये जो असेसमेंट, जो टेस्ट हुए थे, असेसमेंट असाइनमेंट हुए थे, इन्हीं के आधार पर बच्चों का रिजल्ट बनाया गया है। तो इससे आपका रिजल्ट तैयार होगा, तो इस चीज़ का दिमाग में आप ध्यान रखोगे कि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ये आपको ज़रूर करके भेजनी है। ठीक है, चलिए, और टाइम से जब जितना भी टाइम आपकी मैम ने आपको दिया है। चलिए, तो पहला आपका प्रश्न है, कर्मचारी का औसत मासिक वेतन कितना है? 8200 रुपये है। यदि किसी कारखाने में 45 कर्मचारी हैं तो वेतन पर होने वाला कुल व्यय है। ठीक है, एक बात देखो, मासिक मासिक मतलब महीने का मासिक वेतन। अब यहाँ पे औसत बोला है, औसत मतलब ये एग्जैक्ट नहीं है, बिल्कुल इतना ही नहीं, इससे थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन औसत बता दिया कि इसके करीब है, इतना है। ठीक है, और कुल 45 कर्मचारी हैं, तो उस फैक्ट्री का जो कुल टोटल खर्चा कितना होता है लोगों को सैलरी देने में, कितना होगा? देखो, एक का कितना है? 8200 है। टोटल कर्मचारी कितने हैं? 4500 हैं। इसको अगर हम गुना करेंगे तो कितना आएगा? 369000। मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो गया? मतलब जो सी ऑप्शन है वो सही हो गया। तो सी वाला सर्कल आप फिल कर दोगे, भर दोगे। ये हो गया आपका पहला उत्तर। ठीक है, अब एक चीज़ और बता दूं, ये आपकी टीचर से आप पूछना। वैसे आपको इस वर्कशीट में क्या करना है, सिर्फ टिक द करेक्ट करके भेजने हैं। ठीक है ना, सही आंसर पे आंसर लिख के आपको भेजना है, पूरा सॉल्व करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर कोई टीचर किसी स्कूल में बोल देते हैं कि भाई पूरा सॉल्व करके एक एक क्वेश्चन को लेकर आओ, तो अगर आपको ऐसा कुछ है तो आप यहाँ से आंसर्स देख सकते हो। मैं आपको शो कर देती हूँ। जैसे ये है फर्स्ट का। ठीक है, औसत मासिक वेतन कितना है? 8200। कुल कर्मचारी हैं 45, तो कुल व्यय कितना होगा? 8200 गुना में 45 कितना होगा यहाँ पे? ये 3,69,000 रुपीज़ है। मतलब जो सी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है। ये मैंने सिर्फ इसलिए दिखाया है कि अगर आपकी टीचर आपको बोले कि आपको पूरा करके दिखाना है, ठीक है, असेसमेंट वर्कशीट में, वैसे तो नहीं करके दिखाना, बस आपको वो भर के देने हैं। ठीक है, गोले भर के और सबमिट करा देना है। ठीक है, तो ये आपको ज़रूरी नहीं है करना, अपने लिए आप करना चाहते हो या आपकी टीचर ने बोला है कि कॉपी में भी करना है आपको ये सॉल्व, तो आप ये यहाँ से आंसर्स भी लिख सकते हो। ठीक है, देख सकते हो। चलिए, सेकेंड क्वेश्चन है आपका, किसी नगर की जनसंख्या इतनी है, 4,50,772 रुपये है जनसंख्या। मतलब जो एक शहर में कितने लोग हैं, टोटल इतने लोग हैं। ठीक है, तो सर्वेक्षण द्वारा पता चला कि प्रत्येक 14 व्यक्तियों के पीछे केवल एक व्यक्ति अशिक्षित है। मतलब हर एक 14 में से क्या होता है, जैसे ही हम 14 में से एक ना एक अशिक्षित मिल ही जाता है, फिर अगले 14 से पूछते हैं, उनमें से भी एक ना एक अशिक्षित, मतलब जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो मिल जाता है। तो नगर में कुल कितने व्यक्ति अशिक्षित हैं? तो ये चीज़ देखो, कुल कितने हैं नगर में? इतने हैं। ठीक है, और हर एक 14 में से क्या है? एक अशिक्षित है। ठीक है, मतलब 14 में से एक है, तो इतने में से कितना होगा? बटे में 14 कर दो। जब आप इसको विभाजित करोगे तो आपका आंसर आएगा 32198 आएगा। मतलब जो ऑप्शन ए है ना वो आपका सही है, तो ये गोला आपको भरना है। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड का क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड का आंसर। तो इसका आंसर हम लिख लेते हैं, ये है सेकंड। नगर की जनसंख्या कितनी है? इतनी है। अशिक्षित लोग कितने हैं? 14 व्यक्तियों में से एक है। कुल अशिक्षित कितने हैं? इसको मतलब जो 45,772 है उसको 14 से विभाजित कर दो, तो आपका आंसर आएगा 32198। मतलब जो ए ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। उसके बाद तीसरा है, एक एकपदी और द्विपद का गुणनफल होता है। मतलब एक पद मान लीजिए जैसे x है, द्विपद मतलब दो पद वाली, जैसे दो पद वाला है आपका, मैंने ले लिया 2x + y, ये ले लिया, तो ये तो हो गया एक पदी और ये हो गया द्विपदी। अगर हम इसका क्या करेंगे, गुणनफल, इनको गुना करो, कितना हो गया? 2x का वर्ग प्लस में xy है ना, x को y से करोगे xy, तो द्विपद हुआ ना, एक पद ये और एक पद ये, द्विपद हुआ। तो जब आप एक पद को दो पद वाले से करोगे गुना तो द्विपद ही आएगा। मतलब जो बी ऑप्शन है ये हमारा सही है, तो बी वाले को फिल कर लेंगे। तो पहले 3 क्वेश्चन हो गए। पहले का आंसर क्या है? पहले का आंसर है सी। ठीक है, पहले का आंसर है सी। दूसरे का आंसर है ए, दूसरे का आंसर है ए, और तीसरे का आंसर है बी।
पहले तीनों क्वेश्चन हो गए। अब आगे चलें। चलिए प्रश्न नंबर 4 है, निम्न में से कौन सही है? इन चारों में से आपको बताना है कौन सा सही है। ये क्या है? आपकी आइडेंटिटीज जो दी हुई हैं, सर्व समीकाएं जो दी हुई हैं। क्या होता है? a माइनस बी का वर्ग क्या होता है? a वर्ग प्लस बी वर्ग माइनस 2ab होता है, लेकिन यहाँ पे तो माइनस बी स्क्वायर है। ध्यान से देखो किस में है? a माइनस बी का होल वर्ग, a वर्ग प्लस बी स्क्वायर बी का वर्ग माइनस 2ab, मतलब जो बी ऑप्शन है ये सही है ना आपका, है ना? जो बी ऑप्शन है ये आपका सही है। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर। क्या होगा? ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पांचवा है, आपको क्या दिया हुआ है? a माइनस बी प्लस ए बी हो गया, और b प्लस सी माइनस बी सी हो गया, और c माइनस ए माइनस ए सी का इनका योग, मतलब इन तीनों को जोड़ना है। तो जहाँ पे ये कोमा है ना, इन कोमा की जगह क्या लगा दो? प्लस लगा दो, और इन दोनों तीनों को जोड़ दो। चले करके देखते हैं इनको क्या होगा। देखो ये तो बी वाले का है ना, जो अभी हमने सर्व समीका की है, उसका है। पांचवा था ना हमारा प्रश्न, क्या था? a माइनस बी प्लस ए बी और b प्लस सी माइनस बी सी और c माइनस ए माइनस ए को जोड़ना था। तो इनको जोड़ेंगे तो देखो ये प्लस ए है, ये माइनस ए कट गया, ये माइनस बी है, ये प्लस बी है, कट गया। क्या बचा मेरे पास? दो तो c बच गए, एक और दो c बच गए, एक ए बी बच गया, एक माइनस बी सी बच गया, और एक माइनस ए सी बच गया। ठीक है, तो 2c प्लस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, मतलब जो ऑप्शन ए है आपका वो बिल्कुल सही है। ठीक है ना? कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन ए है 2c प्लस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी, ये वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6th है आपका 6a स्क्वायर माइनस 7b प्लस 5b और 2ab का गुणनफल। इनको आपको गुना करना है। ठीक है, इन दोनों को आपको क्या करना है? गुना करना है। आराम से हम गुना कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। ये देखिए क्या था? 6a माइनस 7b प्लस 5ab को किससे गुना करना था? 2ab से करना था। तो करो पहले एक बार इसको इससे करो। 6 2 जा 12, यहाँ पे एक a है और इधर 2 है, तो कुल 3a हो गए और एक b हो गया। ठीक है, और 6 दूनी 12 होता है, 12a घन और b। उसके बाद इसको इससे करो। 2 7 जा 14, 14 a एक है, 2 बार b है, 14ab का वर्ग। उसके बाद 2 को 5 से करो। 5 2 जा 10, 10 2 a है और 2 b है, a का वर्ग और b का वर्ग। ठीक है, तो 2 को पहले 6 से करा, फिर इससे करा, फिर इससे करा, तो मेरा ये आंसर आया 12a का घन b माइनस 14ab वर्ग और 10a वर्ग b वर्ग। ठीक है, तो मतलब ये हमारा जो ऑप्शन है ये ऑप्शन बी में है हमारा। ठीक है, तो आंसर नंबर 6 है, जो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, तो बी पार्ट पे हम लगाते हैं। ये हमने किया यहाँ पे बी। ठीक है, इसको मैंने फिल कर दिया, ये मेरा आंसर है। ठीक है, चलिए आगे है 7वां आपको 3x प्लस 4y का वर्ग, मतलब क्या है? 3x प्लस 4y का वर्ग। ये आइडेंटिटी है ना, a प्लस बी का होल वर्ग, जो है ना a प्लस बी का वर्ग। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y का वर्ग, हमें पता है हमारी जो सर्व समीका होती है a प्लस बी का वर्ग क्या होता है? a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, यही होता है ना। तो a क्या है? 3x का वर्ग। ठीक है, ये यहाँ लिखा हुआ है मैंने वर्ग। b क्या है? 4y का वर्ग प्लस 2ab। a क्या है? 3x और b क्या है? 4y। कर दो सॉल्व। 3x का वर्ग क्या होगा? 3 का वर्ग होता है 9x स्क्वायर। इसके बाद b का वर्ग क्या होता है? 16y स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है ना, 4 का वर्ग होता है 16। उसके बाद 2 3 जा 6, 6 4 जा 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24xy हुआ। तो क्या आंसर आया मेरा? 3x प्लस 4y का वर्ग क्या होगा? 9x का वर्ग प्लस 16y स्क्वायर प्लस 24xy। तो ऑप्शन जो सी है वो मेरा करेक्ट होगा। आंसर नंबर 7 का हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है, तो यहाँ लगा देते हैं हम ये आंसर। ये हो गया मेरा उत्तर। क्लियर? तो बताओ 4th का a का क्या है? b। ठीक है, इसको फिल कर दिया। 5th का आंसर क्या है? 5th का था हमारा a। ठीक है, 6th का आंसर क्या था हमारा? 6th का आंसर 14ab स्क्वायर, और a ये भी हमारा b ही था, है ना। और 7th का है हमारा c। हो गए, पहले 3 हो गए थे, और ये चौथा, 5वां, 6ठा और 7वां क्वेश्चन भी हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं हम 8 9 10th क्वेश्चन पे। ठीक है, सिर्फ 10 ही क्वेश्चन दिए हुए हैं आपकी वर्कशीट में, यहाँ पे आपकी वर्कशीट खत्म हो जाती है। 8वां प्रश्न है r का वर्ग माइनस 10r प्लस 21 का गुणनखंडित रूप है। गुणनखंड कैसे निकालते हैं? जो बीच वाली आपकी जो बीच वाला पद है, मैं इसको 2 हिस्सों में तोड़ दूं।
ठीक है, आर वर्ग माइनस 10 आर प्लस 21। तो मैं क्या करूँगी इसमें, देखिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं, कैसे करेंगे, आर वर्ग माइनस 10 आर प्लस 21 कैसे करते थे, इसके आगे कुछ नहीं है तो इसको 1 मान लेती हूँ, तो 1 गुना 21, ठीक है, 1 गुना 21। तो 10 को इस तरीके से तोड़ो कि 21 आए उसको गुना करने पे, ठीक है, जैसे 10 को इस तरीके से तोड़ो, जैसे 3 और 7 में तोड़ दिया, 7 और 3 10 होते हैं ना, और गुना करने पे क्या आ रहा है, गुना कर पे 7 3 कितना होता है, 21 आ रहा है। इसका मतलब बिल्कुल ठीक तोड़ा है मैंने, 3 और 7 में तोड़ दो इसको, ठीक है। तो क्या होगा, माइनस 10 है अब, तो -3 और -7 होते हैं ना, -10, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो 7 + 3 10 हो गए, और साइन किसका लगता है, माइनस का, तो -10 आ गया, ठीक है। तो मैंने इसको किस तरीके से लिख दिया, आर का वर्ग -3r -7r प्लस में 21। यहाँ तक समझ आ गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से आर कॉमन है, उभयनिष्ठ है, बाहर निकाल लूँ मैं, आर मैंने बाहर निकाल लिया। यहाँ पे 2 आर थे, एक ही बाहर निकाला, एक अंदर बचा हुआ है, ये आर बाहर जा चुका है, अंदर क्या बचा है, -3, ठीक है। अब इसमें से देखो जो 21 है वो 7 गुना में 3 है, लिख सकती हूँ 21 को, तो इसमें भी 7 है और इसमें भी 7 है, मैंने 7 बाहर निकाले और माइनस भी बाहर निकाल लिया। ये देखो 2 माइनस से 1 प्लस बनता है, तो 1 माइनस बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा है, माइनस तो बाहर जा चुका, 7 भी बाहर जा चुका, सिर्फ आर बचा, तो आर लिख दिया। 1 माइनस बाहर जा चुका, तो 1 माइनस बचा है, -3 बचा, इधर से 3 बचा है, ठीक है। अब इसमें भी और इसमें भी फिर से, ये भी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, फिर से उभयनिष्ठ कॉमन हो गया, बाहर निकाल लिया r -3 को, बच का गया, अब क्या गया, r -7 बच गया, उसको यहाँ पे लिख दिया। तो क्या जो मेरे गुणन खंडित करने पे जो मेरे ये आए हैं, क्या फैक्टर्स बने हैं मेरे, r -3 और r -7, मतलब जो आपका बी ऑप्शन है, प्रश्न नंबर 8 का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। r -3 r -7 या फिर r -7 और r -3 कुछ भी लिख सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा बी, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया बी, ये मैंने इसको फिल कर दिया यहाँ पे, ठीक है ना, सर्कल को, ये मेरा आंसर है। नेक्स्ट है आपका, क्या दिया हुआ है आपको, 7 की पावर -1, माइनस में 8 की पावर -1 और फिर पूरे की पावर -1 है, फिर 3 की पावर -1, 4 की पावर -1, फिर पूरे की पावर -1 है। इसको सॉल्व करना है, दिखने में मुश्किल लग रहा है लेकिन बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलो देख लेते हैं 9th क्वेश्चन को, समझो क्या दिया हुआ है, 7 की पावर -1 और -8 की पावर -1, ठीक है, इस पूरे का पावर, ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है, ये क्वेश्चन था। अब आप मेरी एक छोटी सी बात समझो, मैं अगर बोलती हूँ 2/8 लिखती हूँ की पावर -1, तो मैंने बोला था जब भी पावर माइनस में हो तो उल्टा कर दो, अगर इसको प्लस बनाना है पावर को तो उल्टा कर दो, क्या कर दो, 2/8 है, इसको 8/2 कर दो, ठीक है, पावर 1 हो जाएगी, ठीक है। प्लस से माइनस करना है तो उसका उल्टा कर दो। अब इसका उल्टा करेंगे, 7 का उल्टा, मान लीजिए इसके नीचे 1 है ना, इस पूरे की पावर -1 है, तो इसका उल्टा करूँगी तो 1/7 आएगा, है ना, तो मैंने यहाँ पे 1/7 लिख दिया। इसी तरीके से 8 का -1 है, मतलब 8/1, तो मैं इसको 1/8 लिख दूँ, ठीक है। इसी तरीके से 3 का -1 1/3 और 4 क्या हो जाएगा, 1/4। फिर मैं क्या करूँगी, यहाँ पे इसका एलसीएम लो, ठीक है, 7 8 जा 56, 8 1 जा 8, 7 1 जा 7, ठीक है। तो 8 - 7 होता है 1/56 आ गया, इसकी पावर -1। उसके बाद है 4 3 जा 12 होता है, 4 एकम 4, 3 एकम 3, ठीक है। तो 4 - 3 1/12 -1, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, इस पूरे की फिर से -1 आ गई, कोई बात नहीं, -1/56 की माइनस है, तो मैंने बोला है कि उल्टा कर दो, माइनस को अगर प्लस करना है तो इसको प्लस करना है, 1 बनाना है तो उल्टा कर दो, 56/1 हो जाएगा उल्टा करके। इसका मतलब किसके बराबर है, ये 56 के बराबर ही तो हुआ, तो मैंने यहाँ पे 56 लिख दिया। इसी तरीके से 1/12 का उल्टा करोगे तो 12 ही आएगा, तो 56 - 12 कितना आ जाएगा, 44, ठीक है। तो जो ए ऑप्शन है वो मेरा करेक्ट होगा, ठीक है, 44 मेरा आंसर होगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन, ठीक है। तो 9th का हो गया A 44, ये आंसर हो गया। अब 10th देखो, 10th क्या बोल रहा है, ये यहाँ पे ये कह रहा है कि 1/10 की पावर क्या है, 0 है, ठीक है, घात कितनी है, 0 है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 1/10 की जो घात है वो कितनी है, 0 है। तो मैंने बताया था आपको कि हम पढ़ चुके हैं, किसी की भी घात अगर 0 हो तो 1 आता है, चाहे x की घात 0 हो 1, 5 की घात 0 हो 1, या फिर कोई बड़ा नंबर ले लो 2 1 9 8 की घात 0 है, इसका मतलब वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। किसकी घात 0 के बराबर होती है तो 1 होता है, तो मतलब जो ऑप्शन सी है 1 वो हमारा आंसर होगा, ठीक है।
तो इसको फिल कर लेते हैं। हमारा जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट है, मतलब ये वाला पार्ट सही है। ठीक है, इसका क्या है, ए पार्ट सही है। सारे क्वेश्चंस हो गए ना, और इसका क्या है, बी पार्ट सही है। तो 1 से लेकर 10 तक हमने सभी के आंसर्स निकाल लिए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। अब आप अपनी टीचर से पूछोगे कि आपको वैसे तो कुछ नहीं करना, ऐसे ही बस आंसर, सारे क्वेश्चंस के आंसर लिख के भेजने, ABCD कौन सा ऑप्शन सही है गोले लग भर के भेजने। ठीक है, सोल्व करके दिखाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपकी टीचर आपको बोलती है तो भी मैंने आपके लिए दिखा दिए हैं सारे क्वेश्चन के आंसर्स कैसे लिखने हैं, वो भी आप लिख सकते हो। कहीं पर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।